बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। आज 4 ब्रांचेज हमने पढ़ ली थी। आज जो नेक्स्ट 4 ब्रांचेज रहेगी वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक यानी कि एटॉमिक फिजिक्स होगी, और प्लाज्मा फिजिक्स है, और जियो फिजिक्स। तो ये हमने स्टडी करनी है, 1 बाय 1 देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बिजली होती है। और मैग्नेटिज्म मकनातीस। तो ये भी फिजिक्स के अंदर आते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मकनातीस की स्टडी, ये भी किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। तो चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, कहता जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस का पता है आपको? चार्जेस कौन कौन से होते हैं? चार्जेस आपके या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। इतना तो पता है कि नहीं? आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, इस वक्त ये क्या है? एट रेस्ट, रुके हुए हैं। तो जब रुके हुए हैं तो उस वक्त उसकी जो स्टडी होगी वो भी क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ही आएगा। अब ये देखो, जब रुके हुए हैं तो अगर सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही है, माशाल्लाह। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। जब भी आप एक जैसे चार्जेस को करीब लाओगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अक्सर आप बचपन में खेलते थे मकनातीस के साथ। जब वो सेम साइडें होती हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, जब वो पास लाते तो क्या होता है? क्यों होते हैं दूर? सेम साइड एक जैसे होते हैं। जब वो एक जैसे होते हैं तो एक दूसरे से, जब भी सेम चार्जेस होंगे तो क्या होंगे? रिपेल टू ईच अदर। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। नजर आ रहा है आप? अच्छा, अगर आपके चार्जेस डिफरेंट हों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, नजर आ रहा है सबको? अब ये बताओ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अच्छा, जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। और गर्ल्स? तो कभी बॉयज में शादी हुई? हमेशा शादी किसके दरमियान होती है? पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, और पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होती है। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ये अल्लाह ताला का कानून है। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। फिर रेस्ट की हालत में तब भी स्टडी करना है जब रुके हुए थे, और जब वो हरकत कर रहे थे तब भी उसकी सारी की सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देयर अफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। अच्छा, इसके अंदर आप बताओ, जब तारे होती हैं, तारों में से करंट गुजरता है, तो अक्सर कहते हैं बिजली घरों में कि इस इतने मीटर आपने घर के या इस तार के करीब नहीं जाना। क्यों कहते हैं पता है आपको? चलो और आसान कर देता हूं। अक्सर आपकी जब बारिश होती है बरसात में, जो बिजली के खंभे होते हैं, तो इंसान कोई दूर से जा रहा हो तो बिजली का खंभा उसको क्या करता है? वो क्यों खींच लेता है? क्या वो रस्सी डालता है उसके ऊपर? वजह क्या बनती है? असल में उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? ये आपका जो 10th का आई थिंक 6वां या 7वां चैप्टर है, 6th चैप्टर है, उसके अंदर बड़ा तफसील से समझाया और उसने वैल्यूज भी निकाली है कि कैसे पैदा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि जब भी किसी तार में से, ये जो आपकी तारे हैं, इसमें से भी जब करंट गुजरता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, कितना पैदा होता है, वो सब चीज की स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
अच्छा ये देखो यहां पे ये बल्ब ऑन है। अच्छा ये बल्ब क्यों ऑन है? चलो मैं एक और आसान कर देता हूं। लकड़ी में से करंट गुजरता है, लोहे में से क्यों गुजरता है? कोई और बता सकता है? लोहे में से करंट क्यों गुजरता है? ये यहां पे नजर भी आ रहा है आपको। क्यों है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? लकड़ी क्यों नहीं है? हमेशा याद रखना करंट उसी में से गुजरता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब यहां पे देखो ये तार नजर आ रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। अब ये बैटरी लगाई हुई है मैंने, अब इसकी हरकत की वजह से बल्ब चल रहा है। तो याद रखना अगर आपके चार्जेस रेस्ट में है तो बिजली पैदा नहीं करेंगे। लकड़ी में आपके इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं कर सकते, लकड़ी में आपके इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता। लेकिन लोहे में से, कॉपर की तार में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हरकत कर सकते हैं, इसलिए उसके अंदर से करंट गुजर सकता है। आसान है, मुश्किल नहीं है, सिंपल ये डेफिनेशन है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं भी याद रखते तो सिंपल सी बात है कि चार्जेस को स्टडी करना है कहाँ पे? रेस्ट में और मोशन में, एंड देयर इफेक्ट्स। अब देखो जब हरकत में आएगा तो करंट पैदा होगा, और जब हरकत में नहीं आएगा तो ये क्या है? उसके असरात हैं। इसके क्या है? असरात। एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है? जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये उसका क्या है? रिलेशन है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई है? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ गया एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है? एटम क्या होता है? तो एटम जो होता है ना उसकी मैं शक्ल दिखाता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को स्टडी करना है, प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये मैंने कार्बन की शक्ल दिखाई है आपको। अब ये आपको दरमियान में कुछ नजर आ रहा है, यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन। और ये जो रेड कलर के बाल्स नजर आ रहे हैं न्यूट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो सर्कल है जहां पे ये रहते हैं उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। ये जो सेंटर ऑफ एटम है, एटम का जो सेंटर है उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो याद रखना एटम का एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो रॉड, ये आपको दायरा नजर आ रहा है, ये सर्कल सा, इसे बोलते हैं रॉड। रोड या सड़क बोल लो आप इसको। इसको हम साइंस की जुबान में ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, जिस तरह आपकी सड़कों के ऊपर गाड़ियां भाग रही हैं, इसी तरह इस शेल या ऑर्बिट के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। और इसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट या शेल। यानी इलेक्ट्रॉन हरकत में होते हैं लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हरकत में नहीं होते। इस सारे एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक फिजिक्स। यानी एटम की स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है और इसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, और इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता है, वो उसकी किस में आएंगी? प्रॉपर्टीज में आएंगी। मैं मजीद इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। हमारे पास आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा न्यूक्लियर का लफ्ज कहां से निकला है? न्यूक्लियस से, गुड शाबाश। न्यूक्लियर का लफ्ज कहां से निकला है? अच्छा देखो पीछे अगर मैंने न्यूक्लियस मैंने जब समझाया है तो इसका मतलब उसका फायदा होगा। अब आपका थोड़ा सोचो, एटम का जो सेंटर था उसको हम क्या कहते थे? यानी कि अब जो हम स्टडी करेंगे किसकी स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या कुछ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, गुड शाबाश। तो आपके सेंटर के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इसका मतलब अब हमने जो स्टडी करना है एटम के सेंटर को स्टडी करना है। इट डील विद द प्रॉपर्टीज बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। देखो उसने क्या लफ्ज बोला? न्यूक्लियाई का मतलब क्या है?
सेंटर ऑफ एटम इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को स्टडी करना है हमने कि उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है और उसका क्या अमल दखल है। पार्टिकल्स, वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे उनको उसने क्या नाम दिया? पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई, किसके अंदर थे? न्यूक्लियस के अंदर थे। ये देखो सारी बातें वही नहीं आ गई, ये बहुत ही तफसील है इसके अंदर। ये एटमी बम इसी से बनता है। आपके जो सूरज में रिएक्शन हो रहा है, फिजन फ्यूजन रिएक्शन, वो भी ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। आपके जो कैंसर का इलाज होता है वो भी सारा इसके अंदर है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा नहीं, उसके लिए काफी टाइम चाहिए। फिर प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा क्या होता है किसी को पता है? मैंने पहले भी समझाया था आपको। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मादा की चौथी हालत। आपका सॉलिड लिक्विड गैस, याद है मैंने बताया था। सॉलिड, दुनिया में कोई भी चीज या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, या वो एक चौथी स्टेट भी है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा को मैं समझाऊंगा, उसको अच्छी तरह समझ लो, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अब प्लाज्मा होता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? पैदा करना। किसको पैदा करना है? एंड प्रॉपर्टीज, यानी उसकी प्रोडक्शन को, उसको स्टडी करना है और प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की आयनिक स्टेट। अब ये होता कि अब ये अल्फाज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मादा की कौन सी हालत है? चौथी हालत। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये में एक एटम है, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब समझ आ रही ना बातें आपको? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? अब ये ग्रीन कलर के लेट करो प्रोटॉन है, रेड कलर के आपके न्यूट्रॉन है। ये व्हाइट कलर के जो घूम रहे हैं ये क्या है? मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। आ रही बात समझ? असल में ये बड़ी तरतीब से सारा काम हो रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर रिएक्शन करवाता हूँ। जैसे ही मैं रिएक्शन करवाता हूँ, ये देखो न्यूक्लियस टूट गया, पॉजिटिव आयन और ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिक्स हो गए, न्यूट्रॉन में मिक्स हो गए। अब ये एटम नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? ये मिक्सचर हो गया। किसका? पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को मिला दो तो इसको हम बोलते हैं आयनिक स्टेट। असल में आपकी जो चौथी स्टेट है प्लाज्मा, वो मिक्सचर ऑफ आयन्स है। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो गए हैं। अगर आप इधर देखो, यहाँ पे बड़ी तरतीब से पॉजिटिव आयन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहाँ पे कोई तरतीब है? असल में जो सूरज है ना आपका, वो इस हालत में है, प्लाज्मा। सूरज टोटली प्लाज्मा है, वो गैसेज हैं, बल्कि गैसेज भी नहीं मैं कहूँगा, आयनिक स्टेट है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिक्स हुए पड़े। डिफरेंस समझ में आ रहा है? असल में ये पहले एटम थे, बाद में ये देखो रिएक्शन हुआ और वो सारे आपस में खिचड़ी पक गई। और वो जो खिचड़ी पकती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की, उसको हम क्या नाम देते हैं? आयनिक स्टेट। उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। उसका नाम क्या है? अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। इसको स्टडी करना है कि इन स्ट्रक्चर के जमीन के अंदर क्या कुछ है। अब पता है जमीन है, पहले हम जहाँ पे रह रहे हैं इसके अंदर पहाड़ भी है, पानी भी है। जब हम जमीन खोदते हैं तो नीचे से क्या निकलती है? पहले रेत वगैरह निकलती है, मजीद नीचे जाएं तो पत्थर निकलते हैं, मजीद नीचे जाएं तो आपकी मेटल्स भी निकलना शुरू हो जाती है, मजीद जाएं तो अंदर से लावा भी निकलता है। तो ये जो लेयर्स बनती हैं ये आपको नजर आ रही होगी। देखो, अगर मैं इसको पहले देखो, ये सबसे सेंटर जो है ना जमीन का, सबसे अंदर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इनर कोर। उससे ये येलो वाला नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं आउटर कोर। ये आपका सेंट्रल है और ये अर्थ जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है। इसको याद नहीं करना, याद सिर्फ आपने यही करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ। अर्थ की अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है, बाकी ये उसने स्ट्रक्चर बताई हुई है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना था मैंने कि असल में जियोफिजिक्स क्या होता है, कि जो आपकी ज़मीन के अंदर जो सतह होती हैं, जो जो शक्लें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोफिजिक्स। यहाँ